बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद इकबाल है। मैं जुनैद एग्री फार्म्स का ओनर हूँ। मेरा फार्म तहसील हासिलपुर डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में है। आज की वीडियो बनाने का मकसद हाइब्रिड धान की जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है फार्मर्स के साथ। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस पे और कॉल्स पे कहा था कि आप इसका कंप्लीट प्रोडक्शन प्लान शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं नर्सरी से लेके एंड तक टोटल इसका प्रोडक्शन प्लान, इसका फर्टिलाइज़र प्लान, जो भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर मैं शेयर करूँगा। और अगर कोई चीज़ मैं स्किप कर जाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं वीडियो बनाने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं ना तो किसी कंपनी की प्रमोशन के लिए बना रहा हूँ और ना ही किसी कंपनी को डिफेम करने के लिए। मैं इस वीडियो के अंदर वही फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपने फार्म पे एक्सपीरियंस की है, जो वैरायटीज़ मैंने पिछले साल एक्सपीरियंस की है, जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, मैं एज इट इज़ वही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो काइंडली मेरी बात से कोई भी कंपनी या कोई भी इस तरह का स्टेक होल्डर इस चीज़ को नेगेटिव तरीके में ना ले कि मैं किसी एक कंपनी की प्रमोशन किए जा रहा हूँ और किसी दूसरे को गलत कह रहा हूँ। ये वीडियो मेरे ज़ाती जो मेरा तजर्बा है उसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला सवाल है कि जी हाइब्रिड राइस ही क्यों काश्त करें। तो बात यह है कि जो हमारी पाकिस्तान की इरी वैरायटीज़ हैं उसका कॉस्ट का और उसकी एवरेज का जो है मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है और उसकी एवरेज है उनका गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, खादों के रेट देखें आप, बाकी डीजल वगैरह के और बाकी जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम उसकी आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट एक जगह पे ही स्टिल है, वो बढ़ नहीं रही है। तो जो गैप है उसके अंदर वो फार्मर के लिए जो है ना एक परेशानी का बायस है। फार्मर्स को ऐसी वैरायटी चाहिए कि जो उन्हें पैदावार दे सकें। तो बात यह है कि लोकल वैरायटीज जितनी भी हैं अभी हमें चाहिए कि हम उनसे ज़रा शिफ्ट कर दें। आप मकई की मिसाल ले लें, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो मकई बड़े अरसा दराज से काश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो जब मकई काश्त होना शुरू हुई तो इस पाकिस्तान में जो लोकल वैरायटीज थी वो सिर्फ 20, 25, 30 मन तक एवरेज दे रही थी। लेकिन जब से ये हाइब्रिड सीड्स आना शुरू हुए हैं फार्मर्स 130, 40 मन तक एवरेज ले रहे हैं इससे। तो बात ये कि हमें उस माइंडसेट से बाहर निकलना है और हमें एक ऐसे सीड की तरफ जाना है और ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है कि जो हमें अच्छी पैदावार दे सके। दूसरी बात यह है कि पिछले साल जब इरी वैरायटीज और हाइब्रिड इकसाम जितनी भी थी वो तैयार थी, उनकी फसल कटाई के लिए तैयार थी, तो पूरे पाकिस्तान में बारिशों का बहुत एक ज़बरदस्त स्पेल आया जिसकी वजह से क्रॉप की लॉजिंग हो गई, फसल सारी गिर गई, उसके अंदर दानों के अंदर से भी फूट शुरू हो गई। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप हाइब्रिड को देखें तो हाइब्रिड धान की लॉजिंग नहीं हुई, उसका तना बहुत मजबूत है, जड़ से बहुत मजबूत है, एक एक टिलर 60, 70 टिलर्स ऑन एवरेज उसके हैं। तो उसकी वजह से उसका 1-2% लॉजिंग हुई है, बड़ा माइनर सा लॉस है। तो एक ये वजह है कि हमें ऐसी वैरायटीज लेनी है जो मतलब हमारे जो ये मौसमी हालात हैं उसके मुताबिक, अगर तेज हवाएं चलती हैं, शरीफ बारिशें आती हैं तो कुव्वत जो उनकी मुदाफत है वो होनी चाहिए। ऐसी वैरायटीज नहीं है कि गिर जाए तो नुकसान हो जाए, अगर ना हो तो फिर तो ये चीज़ की वजह से एक हाइब्रिड को आपको की तरफ जाना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जब तक फार्मर की आउटपुट आ रही है ना जी, यील्ड आ रही है, वो कभी भी किसी क्रॉप को नहीं छोड़ता। आप मिसाल ले लें जी कॉटन की, फार्मर्स कॉटन से दूरी उन्होंने इसीलिए इख्तियार की है कि उसकी एवरेज नहीं आ रही। अगर यही कपास आपको एवरेज 40, 50, 60 मन दे तो कोई भी फार्मर ऐसा नहीं होगा जो कपास को छोड़ेगा। तो यही बात इसमें हाइब्रिड राइस की है कि इसमें एवरेज बहुत ज़्यादा आ रही है। पिछले साल अच्छे सीड्स, अच्छी कंपनीज के जो है 140-40 मन तक रिकॉर्ड हुए हैं। तो जब एक फार्मर ने क्रॉप के ऊपर खर्चा करना है और उसको उसकी आउटपुट उतनी मिल रही है तो वो खुशी से खर्चा करता है, उसे पता है कि मुझे उतना बैकअप मिल जाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें हाइब्रिड सिलेक्शन करना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर जो मैंने वैरायटीज लगाई हैं वो किस कंपनी की लगाई हैं और मैंने वही कंपनी सिलेक्ट क्यों की। पिछले साल मैंने गार्ड सीड्स की 2 वैरायटीज लगाई थी, LP2 और LP18। अभी बात यह कि गार्ड सीड क्यों लगाया। गार्ड सीड, सबसे पहली बात यह है कि 1948 में गार्ड ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ है और बहुत एक रिनाउंड ग्रुप है, मशहूर है बहुत ज़्यादा फार्मर्स में। आप अक्सर लोग जो ट्रैक्टर्स हैं उनमें आप गार्ड के फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं।
इनका बड़ा डाइवर्स सा इनका डिवीजन है, इनका एग्री डिवीजन है, इनके ल्यूब्रिकेंट्स हैं, तो उसके बाद ये सीड्स डिवीजन आ जाता है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये जो गार्ड है एग्री डिवीजन है, वो 1989 में इन्होंने अपना पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन जो प्राइवेट है वो खोला था। तो बात ये है कि गार्ड सीड जो है पाइनियर है हाइब्रिड के, इंट्रोड्यूस कराने वाले ये हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जो कंपनी किसी सीड की पाइनियर है, जो जिसने उसे इंट्रोड्यूस कराया है, उसके पास क्वालिटी भी अच्छी है, उसके पास सोर्स भी अच्छे हैं, और उसकी प्रोडक्शन एवरेज जो है ओवरऑल एवरेज वो बाकी सबसे ज़्यादा है। और अगली बात ये है कि ये मार्केट लीडर है, 75% ऑफ द मार्केट इनके पास है इस टाइम जो इनका सीड सेल हो रहा है। और इनके सीड्स की एवरेज अच्छी हैं। या फिर फार्मर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया था कि आप गार्ड सीड लगाएं, इसलिए मैंने लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी एवरेज मिली है। अभी बात ये है कि सीड कौन सा लगाना है। सीड मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इसकी LP18, LP2 और LP403 है। इन तीनों वैरायटीज़ में से आप कोई भी वैरायटी काश्त करें। मैंने पिछले साल अपने फार्म पे LP18 और LP2 काश्त किया था। अभी आते हैं जिसकी सबसे पहले नर्सरी की तरफ, कि नर्सरी कैसे लगानी है, उसका तरीक़ेकार क्या है। जिन भाइयों की गंदम काश्त है वो अपना प्लान इस हिसाब से रखें कि अपनी कटाई से 15 दिन पहले अपनी ज़मीन को तैयार करके इसकी नर्सरी की बिजाई कर दें, क्योंकि आपके 15 दिन वो आपकी कटाई तक लगेंगे और अगले 10 दिन आपकी ज़मीन वगैरह लेज़र लेवल करते हुए या तैयार करते हुए आपको हो जाएंगे कि आपका 20-25 दिन के अंदर आपकी नर्सरी तैयार होगी और आप उसे 25 से 30 दिनों के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। नर्सरी जो है कभी भी आपने ज़्यादा मतलब छोटी एज की कोशिश करें कि 25 to 30 डेज़ की शिफ्ट करें, ज़्यादा एज की ना लेके जाएं। और नर्सरी मतलब सीड की जो बिजाई है वो कैसे करनी है, मैं आपसे यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 6 या 7 मरले की एक छोटी सी क्यारी बना लें। ये मैं 1 एकड़ के लिए आपको बता रहा हूँ। इस तरह 6 से 7 मरला की एक क्यारी बना लें। आप उसके अंदर उसको अच्छी तरह लेवल करें। उसके अंदर अगर आप रूढ़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप ये राइस मिल की सवा जो है, जो वेस्ट है उनका, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अंदर उसका छटा दे के जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करनी है उसको अच्छी तरह स्प्रेड करके उसको लेवल करें, पानी भरें उसके अंदर और फिर आप छटा कर दें। नर्सरी छोटी बनाने का मकसद ये है कि इससे आपको आइडिया रहता है कि मेरी कितनी नर्सरी मैंने पनीरी अपनी लगा ली, और शिफ्टिंग के दौरान आपको ज़रा आइडिया रहता है कि मेरी इतनी जगह कवर हो मैंने मतलब कर ली है और आगे मेरी कितनी, मेरा एकड़ में से कितनी जगह मेरी कवर होगी। अगर खुली होगी आप वैसे भी लगा सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ये आपको थोड़ा आइडिया रहता है। नर्सरी जो भी आपने लगानी है आपने कोशिश करनी है कि ये आपके वाटर चैनल के पास हो, किसी आपके ट्यूबवेल वगैरह के पास हो। ऐसा ना हो कि आपने उस प्लॉट में नर्सरी लगाई हुई है जहाँ में पानी आपका वाराबंदी से लग रहा है, 7-7 8-8 दिन बाद उसे सोखा लगेगा। तो कोशिश करें आपके वाटर चैनल के साथ हो। सीड की जो क्वांटिटी है कंपनी तो रिकमेंड करती है 6 kg सीड पर एकड़, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 kg एक्स्ट्रा लगाएं। 7 kg पर एकड़ के हिसाब से आप उसे कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे 5 एकड़ पे भी लग रहा है, लेकिन बात यह है कि अगर हमने कोई लोकल एरी वैरायटी लगाई हो ना, तो वो आपके जो फार्मर्स आपके हमसाए वगैरह होते हैं उनसे अवेलेबल हो जाती है, आपको किसी आपके गाँव से अवेलेबल हो जाती है। हाइब्रिड की जो नर्सरी है वो बहुत कम अभी लोग लगा रहे हैं, तो अगर ये आपके पास खत्म हो जाए ना तो फिर इशू बड़ा बनता है, आपका वो एक पूरा प्लॉट या फील्ड खराब हो जाता है। तो अगर बढ़ जाए उसका तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कम हो जाए तो उसके लिए आपको नुकसान होता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें 1-2 kg से इतना फर्क नहीं पड़ता, आप 1-2 kg एक्स्ट्रा कास्ट करें। इसकी जो डोज है वो मैं आपको बताता चलूँ, आप कहीं नोट कर लें। नर्सरी का जब आपने छटा कर दिया आप देख लें कि अगर 5 kg से आपका उगाव अच्छा आ जाता है तो आप 5 kg का पर एकड़ के हिसाब से कर लें। मैंने पिछले साल 7 kg से किया था और मेरा सीड बढ़ गया था, मेरी नर्सरी मतलब 1 एकड़ से ज़ायद चली गई थी। इसकी जो डोज है आपने प्रॉपर जर्मिनेशन के बाद 7वें 8वें दिन जो डोज है 250 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम चिलेटेड जिंक पर मरला के हिसाब से आपने पानी लगाने के बाद छटा करना है। 250 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम चिलेटेड जिंक पर मरला के हिसाब से, ठीक है जी। आप इसे फिर 7 मरले 6 मरले जितने की भी आपकी अपनी इंडस्ट्री लगाई है, सीड जितना लगाया है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, और आपने ये डोज 2 दफ़ा देनी है, ठीक है जी।
एक 8वें दिन दे देंगे और आप एक डोज इसे 4 दिन बाद मतलब पानी लगा के आप ये दोनों का छटा कर दें, या आप छटा देने के बाद भी पानी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद आपने करना है कि 12वें दिन जब आपने इसकी दूसरी डोज कंप्लीट कर दी है तो जब उसका वतर हालत में आ जाए तो आपने क्या करना है 2.5 से 3 kg नाइट्रोफास, एक मतलब आपके एकड़ के अंदर जो आपकी एक एकड़ की पनीरी लगी हुई है 5 मरला में, 6 मरला में, 7 मरला में, उसमें उसका छटा देना है। 2.5 से 3 kg एक नर्सरी में आपने छटा देना है। और कोशिश करें कि अगर आप दे सकते हैं तो आप ये नाइट्रोफास रिपीट कर दें। कंपनी डीएपी भी रिकमेंड करती है, लेकिन मैंने नाइट्रोफास दिया था क्योंकि इसका क्विक अपटेक है, तो आप नाइट्रोफास भी दे सकते हैं। इसकी क्वांटिटी ग्रोथ के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब इसका हो जाए तकरीबन आपकी पनीरी आप देखें कि 17 दिन की हो जाए तो आपने इसको एक पेस्ट वगैरह का एक स्प्रे करना है। ये मछली वगैरह जो है इसका आपने स्प्रे करना है। मैंने लास्ट टाइम सेंजेंटा का एक टारा स्प्रे किया था, जिसके बाद मुझे क्रॉप बिल्कुल अपनी पेस्ट फ्री थी मेरी। और अगर आप देखें, पहली बात ये कि अगर आप इस डोज को फॉलो करेंगे तो आपकी नर्सरी की ग्रोथ अच्छी होगी। और इन केस अगर आपकी नर्सरी की ग्रोथ स्लो हो तो आपने क्या करना है कि एक अमाइनो एसिड्स का स्प्रे, जो कि एक रेडीमेड न्यूट्रिएंट है, आपने उसका स्प्रे कर देना है किसी भी अच्छी कंपनी का लेके। 50 से 80 सीसी के दरमियान जो डोज है आपने पर टैंकी के हिसाब से उसे स्प्रे कर देना है शाम के टाइम। तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे टाइम में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। जब आपने शिफ्टिंग करनी है नर्सरी की तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी मतलब 2-3 टिलर्स वाली जो पत्तों वाली एक सीडलिंग है वो एक जगह पे लगा दें, एक ही पौधा लगाएंगे। और कहीं अगर आप इन केस अगर कोई कमज़ोर पौधा रह जाता है तो उसकी कोशिश करें कि वो 2 सीडलिंग्स एक होल में लग जाएं, कि अगर एक प्लांट खुदा ना खास्ता डेड प्लांट हो जाते हैं तो आपकी वो गैप ना आए। लेकिन इंशाल्लाह जो आप डोज फॉलो करेंगे आपकी नर्सरी अच्छी जर्मिनेशन होगी और अच्छी ग्रोथ करेगी। शिफ्टिंग का प्रोसेस आ गया, आपने कोशिश करनी है कि जिस जगह आपने लगाना है वो जगह लेजर लेवल्ड हो ताकि आपके पानी का खर्च वगैरह कम हो। और डोज जो इससे मैंने दी थी लास्ट टाइम वो टोटल थी 3 नाइट्रोफॉस और 2 यूरिया मैंने दी थी। इसे 2 kg चिलेटेड जिंक दिया था। अभी जो डोज है वो आपने कैसे देनी है, अगर तो आप डीएपी आपके इलाके में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं डीएपी के, तो आप कोशिश करें कि एक डीएपी ज़मीन की तैयारी में दे दें, बेसल डोज आप दे दें। और कोशिश करें अगली डीएपी जो है ना वो आप जब आपकी शिफ्टिंग हो जाए उसके 7वें 8वें दिन तक आप एक डीएपी मुकम्मल कर दें। अगर आप नाइट्रोफॉस देना चाहते हैं तो नाइट्रोफॉस आप इस तरह दे सकते हैं कि आप 5वें दिन एक पानी लगाएं या चौथे दिन एक पानी लगाएं, उसे एक नाइट्रोफॉस पानी लगाने के बाद छटा कर दें, फिर 8वें दिन लगाएं नाइट्रोफॉस एक छटा कर दें, और फिर एक 12वें दिन लगाएं एक नाइट्रोफॉस का छटा दे दें। मुझे नाइट्रोफॉस के बहुत अच्छे सरसब्ज़ के जो नाइट्रोफॉस है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। क्रॉप मेरी एंड तक लाश ग्रीन रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी डोज 25 से 30 दिन के अंदर फर्टिलाइजर पूरी करें। अगर आप इसको लेट करेंगे तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी। 3 तरह के टिलर्स हैं ए बी सी कैटेगरी के। तो इसमें ये होगा कि आपके जो मेच्योर टिलर्स होंगे ना, जो जिसके जो मेच्योर पेनिकल्स होंगे जो उनकी तादाद कम होगी अगर आप अपनी खाद लेट करेंगे। खाद टाइम पे पूरी करेंगे तो आपके जो मेच्योर जो टेरिशरी पेनिकल्स होंगे, आपके जो टेरिशरी टिलर्स होंगे वो उनकी तादाद ज़्यादा होगी, और प्री मेच्योर जो है ना उनकी तादाद कम होगी। और अगर आप लेट करेंगे तो सारा मामला इससे उल्टा होगा। बात कर रहे थे हम नाइट्रोफॉस की। नाइट्रोफॉस 12वें दिन हमारी पूरी हो गई। 15वें दिन या 16वें दिन आप इसे पानी लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, 2 यूरिया आपने देनी है 4 स्प्लिट्स में 25-25 kg करके। पहली 25 kg में आप 2 kg चिलेटेड जिंक कैंजोपा सिलेक्ट के नाम से आप उसे मिक्स करेंगे, पानी लगा के उसका छटा करा देंगे। 20वें दिन आप जब पानी लगाएंगे आप 25 kg यूरिया लेंगे और पहली दानेदार जहर डालेंगे आप। मैंने पिछली दफ़ा FMC का फटेरा पहला इस्तेमाल किया था। जहर वाला जो पानी है आपने बड़े एहतियात से लगाना है। आपने कोशिश करना है कि आपका फील्ड 2-3 इंच पानी उसमें लगा हो, गहरा पानी, और आपने जो आपका नक्के वगैरह का ढक्कन है वो अच्छी तरह बंद कर देना है कि जो अंदर पानी खड़ा है वो बाहर ना आए और जो बाहर से नया पानी अंदर ना जाए। 3-4 इंच पानी इसलिए खड़ा करना है कि आप उसके बाद छटा कर देना जहर का अच्छी तरह, ताकि वो अच्छी तरह पूरे फील्ड में स्प्रेड कर जाए। ऐसा ना हो कि आप उसे पानी लगा रहे हैं, आधे घंटे बाद आपका पानी खुश्क हो गया और आपने दानेदार जहर का छटा किया तो उसका फायदा नहीं होगा। आपकी तने की सुंडी कभी ऐसे नहीं मरेगी जब तक आपके फील्ड में पानी खड़ा नहीं रहेगा और वो पानी पूरा स्प्रेड नहीं कर जाएगा जहर। तो आपने जब भी जहर लगाना है आपने कोशिश करना है कि आप पानी की मिकदार ज्यादा रखें और आपका अपना नका वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह बंद कर दें।
उसके बाद आपने फिर 25 kg जो है यूरिया की एप्लीकेशन करनी है। वो आप कोशिश करें कि आप फ्लड कर दें और उसके साथ 2 kg सल्फर इस्तेमाल कर लें। वो एज अ फंजीसाइड भी वर्क करेगा और आपका ग्रोथ रेगुलेटर भी है, तो आपकी ग्रोथ भी ज़रा बेहतर हो जाएगी। उसके बाद हमने जब आपने देनी है 30वें दिन वो आप जो है यूरिया 25 kg का छटा कर दें। अगर आप फ्लड करना चाहें तो आप फ्लड कर दें, मैंने पिछली दफ़ा छटा ही कराया था इसका। और 40वें दिन आपने कोशिश करनी है कि 5-10 kg यूरिया लेके ना जो दूसरे दानेदार जहर डालनी है आपने 40 डेज पे, जब आपकी मतलब बिजाई को शिफ्टिंग को 40 दिन हो जाए। उसमें मैंने एक कार्बोफिरॉन का ली थी और आधा थैला मोनोमी हाइपो, एक थैला कार्बोफिरॉन और आधा थैला मोनोमी हाइपो लेके मैंने 10-15 kg यूरिया के अंदर मिक्स करके मैंने उसी तरह पानी लगा के 3-4 इंच खड़ा करके और छटा कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फील्ड ये स्टेम बोरर से बहुत ज़्यादा महफूज रहा था, अटैक बहुत माइनर था। ये तो होगी इसकी डोज मुकम्मल हो गई। एक फंजीसाइड स्प्रे करना है। फंजीसाइड स्प्रे आप कोशिश करें कि जब आपके पास मतलब पैनिकल्स वगैरह जो हैं आपके, मतलब आप देखें कि अभी मेरा सिट्टा वगैरह निकलने लगा है अभी, तो उसके 5-7 दिन पहले आप कोशिश करें कि आपका एक फंजीसाइड स्प्रे हो जाए और साथ आप एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे भी कर दें। क्योंकि जब आपकी सिट्टा वगैरह निकल रहा होगा और पोलिनेशन का अमल होगा, तब अगर कोई पेस्ट का अटैक हो गया तो फिर पोलिनेशन का अमल भी डिस्टर्ब होगा और आपके पोलन वगैरह गिर जाते हैं, इसलिए वो ज़रा इशू होगा। तो कोशिश करें कि आप पहला फंजीसाइड करेंगे साथ के इंसेक्टिसाइड भी मिला दें। दूसरा फंजीसाइड मेरे पे तो अटैक नहीं आया था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप देखें कि जब आपके दानों की भराई कंप्लीट हो गई है तो ब्लैक स्पॉट्स अगर आए तो आप कर दें। जिस फील्ड में ब्लैक स्पॉट्स वगैरह आप आइडेंटिफाई करें नहीं है या माइनर है उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप एक फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम कसोगामाइसिन जो जहर है मैंने वो स्प्रे किया था। तो आप कोशिश करें कि इसको मतलब जो डोज है इसको फॉलो करें और अपनी जो मैंने जिस तरह फर्टिलाइज़र प्लान बताया आप उसको भी 30 से 35 दिन के अंदर लाजमी कंप्लीट करें। पानी की जो मैनेजमेंट है आप वो कोशिश करें जब आपने शिफ्टिंग करनी है तो पहले 1-2 दिन पानी खड़ा रखें उसके अंदर, ताकि आपकी ग्रोथ भी ज़रा स्टेबलाइज हो जाए और जो बीड्स जर्मिनेट का होंगी वो भी ना हो। कोई भाई अगर किसी के फील्ड में बीड्स की ज़्यादा इशू है तो वो प्री मर्जेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, वो इस्तेमाल कर सकता है। मैंने 1-2 दिन पानी खड़ा रखा था तो एक लेयर बन जाती है, इसकी वजह से मेरी बीड्स ज़्यादा जर्मिनेट नहीं की। और उसके बाद आपने कोशिश करना है कि जब आपकी ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाए फिर आपने बिल्कुल एक दफ़ा पानी खुश्क करके फिर पानी लगाना है। आपने इस तरह इंटरवल रखना है कि पानी लगाएं, वो खुश्क होता है तो पानी लगाएं। जब आपने देखना है कि आपका सिट्टा निकलने वाला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है, उसमें आपने उससे 2-3 दिन पहले पानी खड़ा रखना है और आपका जब तक सिट्टा निकल नहीं जाता आपने कोशिश करना है कि आपके फील्ड में बिल्कुल पानी खुश्क ना हो, उसे सोखा ना लगे कम से कम उस टाइम के दरमियान, क्योंकि उसमें अगर आपका पानी का सोखा लग गया तो आपकी जो ग्रेन फिलिंग है वो बड़ी डिस्टर्ब होगी। और जब आप देखें कि आपका दाना जो है दूधिया हालत में आ गया तब भी पानी का उसे सोखा न लगवाएं। उसे कोशिश करें कि आप जितना उसे पानी इंटरवल्स उसके कम कर दें, उसे पानी जितना लगा सकते हैं उतना लगाएं। और जब फिर आपका दाना पकना शुरू हो जाए फिर आप कोशिश करें कि उसके गैप डाल दें। टोटल 100 डेज़ की क्रॉप है, इंशाल्लाह 100 डेज़ पे कटाई हो जाएगी इसकी। और इसे काटने के बाद फ़ौरन जिस तरह प्लान बताया कि अगस्त में आपकी फारिग हो सकती है ज़मीन, अगर आप ये मई के स्टार्ट में लगा देते हैं तो उसके बाद आपकी मकई इजीली आ सकती है। कोई भी भाई अगर काश्त करना चाहता है धान तो वो भी कर सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि वो मकई वगैरह काश्त कर ले या कोई इस तरह की चीज़ काश्त कर ले। अगर उसने 1509 या कुछ इस तरह की कोई शॉर्ट टर्म वैरायटी लगानी है तो फिर उसमें देर ना करे, उसमें जल्दी जल्दी लगा दें। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि धान के ऊपर दूसरा धान लगाने से आप ग्रेस करें। आप कोशिश करें कि मकई वगैरह या इस तरह की कोई क्रॉप आ जाए जो आपकी, अगर आपने आगे फिर गंदम लगानी है तो आपकी ज़रा क्रॉप सही तरह मैनेज हो जाए। मेरी लास्ट टाइम जो LP 18 की एवरेज आई थी मेरे फार्म पे वो 116 मन पर एकड़ आई थी, और LP 2 की जो मेरी एवरेज है वो 112 मन पर एकड़ आई थी। 1200 के हिसाब से मैंने सेल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो पर एकड़ प्रॉफिट था इसका, क्योंकि मेरा रकबा अल्हम्दुलिल्लाह सारा जाती था, तो जो मुझे पर एकड़ प्रॉफिट आया था वो 80 to 90,000 वेरी कर रहा था कि किसी में 80,000, किसी ब्लॉक में बचा है, कोई 5-10 एकड़ का प्लॉट है, किसी में 90,000 की मेरी सेविंग थी। तो ये एक मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
मैं आप सबको कहूँगा कि आप इस दफ़ा इसको चाहे थोड़े जगह पे ट्रायल करें, लेकिन आप इसको ट्रायल ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। और अगर मेरी किसी किस्म की मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया।